Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इसलिए 400 सीट चाहते हैं, लोकसभा में चुनाव में जीत कर आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी से लेकर समूची भाजपा कह रही है कि कांग्रेस संविधान ने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो आरक्षण दिया है उसमें कैंची चलाना चाहती है और उसका हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब जंग इस पर आ गई। अब जनता को तय करना है कि वो किसकी बात में भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी पार्टी के कई बड़े नामचीन चेहरों को एक पत्र लिखा है। उसमें अमित शाह भी हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं। और उस पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात को देश के सामने रखिए प्रमुखता से कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को काटकर मुसलमानों को देना चाहती है। योगी आदित्यनाथ इस विषय को एक लंबे अरसे से उठा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश का विभाजन करने की हद तक जा सकती है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग, इनका हवाला दे रही भाजपा, कह रही इनके जरिए कांग्रेस ने 2 बार कोशिश की मुसलमानों को आरक्षण देने की, जबकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। और कांग्रेस एक सुर में, एक इको में यही बात दोहरा रही है। राहुल गांधी, खड़गे जी से लेकर प्रियंका जी तक और उनके सहयोगी अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार तक कि भाई ये जब 272 पर सरकार बन सकती है तो ये 400 क्यों मांग रहे भाजपा वाले, ये क्यों कह रहे 400 पार। कांग्रेस की अपना तर्क है, बोले इसलिए कह रहे क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं। अब मजे की बात यह कि इस देश में नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के शासन में जितने भी संविधान संशोधन हुए उन सब में कांग्रेस सहमत रही है। चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे ओबीसी को कमीशन, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना हो, कुछ करा हो, चाहे वो ईवीएस का आरक्षण का मामला हो, सब में कांग्रेस भी सहमत रही, विपक्ष भी सहमत रहा। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है और भाजपा ने इसको इशू बना दिया दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्सेज मुसलमान। दलित, पिछड़े वर्सेज मुसलमान, यानी इधर का आरक्षण काटकर उधर ठेलना ये कांग्रेस करना चाहती है। अब तीसरे चरण से 7वें चरण तक की जो देश की चुनाव यात्रा है उसमें तय मानिए ये मुद्दा अब बहुत गंभीरता के साथ चुनाव की धुरी बना रहेगा, आरक्षण का। और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये उस पट्टी में चुनाव आ गया जिसमें लगभग 200 सीटें ऐसी हैं तीसरे से 7वें तक जहां कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में 1 on 1। और तीसरे से 7वें तक का जो चुनाव यात्रा है ये उसको अगर 19 के हवाले से देखें, 2019 के हवाले से, तो यहां भाजपा का सक्सेस रेट लगभग 59% से ज्यादा था। इसलिए भाजपा को यहां रिटेन करना है, मेंटेन करना है, कुछ आगे बढ़ना है। इसलिए अब ये मैदान वो होगा युद्ध का जहां
कांग्रेस और भाजपा 200 सीटों पर आपस में टकराएंगे और कांग्रेस इन 200 सीटों पर क्या चमत्कार कर पाती है नहीं कर पाती है। पिछली बार तो इन ऐसी सीटों पर शायद 15 सीटें कांग्रेस कुल जीत पाई थी, भाजपा से जहां सीधे लड़ी थी। तो कांग्रेस को भी यहीं जीना मरना है, डू और डाई। इसलिए शायद अब ये लड़ाई आरक्षण पर आ गई, ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुसलमान पर आ गई। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव के चक्रव्यूह में अब तीसरे चरण के द्वार पर आरक्षण के मुद्दे ने अंगड़ाई ली है। कर्नाटक वाले मॉडल को सामने रखकर पीएम मोदी ने विपक्ष के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला तो एक के बाद एक विपक्ष पर कई प्रहार कर दिए। सीएम योगी ने कहा कि ओबीसी और SC/ST के आरक्षण में सेंधमारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। जब उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके देश भर में संविधान विरोधी कार्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास किया था। सपा कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं आरक्षण के इस रण में एक ओर बीजेपी है तो दूसरी ओर विपक्ष। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निजीकरण के जरिए बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। इनके साथ एक सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण नहीं खत्म होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां मिलेगा? ये जो हवाई जहाज वाली विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी, बताओ वहां क्या आरक्षण लागू होगा? संविधान और आरक्षण को लेकर सजे अखाड़े में बीजेपी और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हो रहा है। इसी दंगल में राहुल गांधी ने भी कहा कि आरक्षण खत्म करने के अलग अलग तरीके अपना रही है बीजेपी। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। आरक्षण के इस रण में कर्नाटक वाले मॉडल पर सियासी महाभारत है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ओबीसी और SC/ST के आरक्षण में मुस्लिमों की सेंधमारी करा रही है कांग्रेस। वहीं अमित शाह के एक फेक वीडियो पर भी सियासी गलियारों में संग्राम मचा है। इसे फैलाने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तेलंगाना वाले सीएम को भी समन पहुंचा है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं और आजकल
रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। बहरहाल घुसपैठिए, मंगलसूत्र, मुस्लिम जैसे मुद्दों के बीच अब तीसरे चरण में आरक्षण पर अखाड़ा सजा है। ऐसे में सवाल यही है, आखिर कहां तक जाएगी ये चुनावी चिंगारी। एक छोटा सा विज्ञापन देख लीजिए पहले, फिर मेहमानों से परिचय करें, फिर बहस में चलते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। अब चुनाव आरक्षण पर आ गया। चुनाव का मौसम हो और आरक्षण जैसा विषय हो तो इससे ज़्यादा संवेदनशील और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ज्वलनशील कोई और मुद्दा नहीं हो सकता। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। नाविद शिको राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। नाविद शिको जी का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जी का स्वागत है। ऋचा राजपूत भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा राजपूत जी का स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रेम नारायण जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। एक और भारतीय जनता पार्टी है, उसकी पोजीशनिंग है कि कांग्रेस ने कई दफ़ा इस बात का प्रयास किया, चाहे रंगनाथ कमेटी के जरिए, चाहे सच्चर कमेटी के जरिए, कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, ओबीसी इन सब का जो रिजर्वेशन है उससे काट के मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाए। और दूसरी ओर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इस तमाम लोग इंडिया गठबंधन के हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं। बोले इसलिए मांग रहे हैं कि इनको संविधान खत्म करना है। क्यों? क्योंकि बोले ये दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इन सब के खिलाफ है, इसलिए संविधान खत्म कर देंगे, उनके सारे अधिकार खत्म कर देंगे। इन दो धारणाओं के बीच में चुनाव आकर टिक गया है क्या? और अगर हाँ तो आगे अब कैसा परिदृश्य देख रहे हैं अरविंद जी? अमिताभ जी, राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां चोट पहुंचे। दोनों तरफ से कोशिश कुछ उसी तरह की हो रही है, लेकिन वो कांग्रेस जो है रोशनी में रंगे हाथ पकड़ी गई है। कर्नाटक में आपने देखा कि जिस तरह से अभी पिछले साल ही मामला उभर करके आया कि 9 पीजी मेडिकल कॉलेज में 930 सीटों में 150 पर जो है आरक्षण का मुसलमानों को दिया गया है, यानी लगभग 16%। जो 4% की बात होती है उससे भी कहीं अधिक। सवाल उससे बढ़कर के है कि जब ऑलरेडी जो है देश में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और जो केंद्रीय सूची में या राज्य के सूची में जो ओबीसी मुसलमान है उनको मिल ही रहा है, तो आप देख लीजिए केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है, एक साजिश के तहत पूरे मुसलमानों को ओबीसी में लाने की कोशिश हुई है। अभी आपने देखा कि के चंद्रशेखर राव किस तरह से वहां पे तेलंगाना में चुनाव से पहले, चुनाव हारने से पहले जो है 12% जो है कोशिश की है कि किस तरह से बढ़ करके हो जाए। आपने 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह समाजवादी पार्टी कहती सुनी गई थी कि हम जो है हिस्सेदारी के बराबर जो है आरक्षण देंगे। सवाल इसका नहीं है। सवाल अगर ये कांग्रेस या इंडी गठबंधन यह कह रहा है कि आखिर आप भाजपा 400 सीट क्यों मांग रही है, या तो उसी तरह की बात हुई ना कि अगर कोई पहलवान सारे पहलवानों को पटक देता है और फिर उससे सवाल किया जाए कि भाई आप जो है खजूर क्यों खा रहे हो, बादाम क्यों खा रहे हो, आप तो सबको पटक ही देते हो, तो आप क्यों खा रहे हो? क्या इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम जो है जनमत हासिल नहीं करना चाहिए? ये किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी व्यवस्था में या किस तरह के सवाल है? ठीक बात जी। नावेद शिको, मैं इस बहस को अकादमिक उससे हटा के और बड़ा प्रैक्टिकल उसमें ले आऊं, क्योंकि चुनाव तो प्रैक्टिकल उस पर होता है, थ्योरी पर तो होता नहीं।
दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहती है कांग्रेस और छीन के मुसलमानों को देना चाहती है। भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। ये दो कहानियां हैं। आपकी समझ क्या कहती है? एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, गरौठा, मऊ, आजमगढ़, पडरौना, कुशीनगर, कौन सी कहानी बिकेगी? सीधा सवाल, नो हिपोक्रेसी। मुझको लगता है इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे आए, कोई हिट नहीं हो पाया, कोई भी मुद्दा नहीं चल पाया, चाहे वो विपक्ष की तरफ से उठाया गया हो, चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया गया हो। इस चुनाव में कोई भी मुद्दा उभर नहीं पा रहा था। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। ये मुद्दा जो है ये विपक्ष ने उठाया और ये हिट होने लगा। लेकिन इसका तकनीकी पक्ष अगर देखिए तो 10 साल की मोदी सरकार में आखिर कमियां क्या थी? जनता मोदी सरकार की किस कमी की वजह से परेशान हुई, जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने 10 साल तक सरकार रही, उसका मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए था। उठाने की कोशिश भी की गई कि साहब महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दा उठ ही नहीं पाया। यानी 10 साल में जो कमियां थी उस तरह का मुद्दा नहीं उठ पाया। अब सरकार जब मोदी फिर से बनाएंगे तो उनमें ये कमी हो जाएगी, ये मुद्दा उठाया। ये अजीब बात मुझे थोड़ी सी लगती है कि 10 साल जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया तो अब 2 सरकारों के बाद वो संविधान खत्म कर देंगे, ये मुद्दा उठाया। हालांकि एक मिनट मैं इसको और क्रिस्प कर दूं ताकि आगे भी 2 मेहमान हैं कांग्रेस और उनके, ताकि उनके लिए भी सहूलियत हो और आप भी एक उस पर टिप्पणी करें। दलित और पिछड़ा तीसरे चरण से 7वें चरण तक के भारत में जहां भी है उसके पास ये 2 कहानी पहुंच रही है। भाजपा अगली बार आ गई, तीसरी बार मोदी आ गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ठीक ऐसे समझिएगा जैसे मैं समझ बता रहा हूं मित्र। दूसरी कहानी तुरंत उसके तुरंत बाद या समानांतर साथ में जा रही है, ये तुम्हारा आरक्षण काट के मुसलमानों को देना चाहते हैं। दलित और पिछड़ा किसको कौन सी बात ज्यादा प्रभावित करेगी आपकी समझ में? नवेद भाई जी मुझसे सवाल किया जी। बिल्कुल हाँ। देखिए मुझे लगता है कि दलितों को और पिछड़ों को ये असर कर रही है। अगर ये असर विपक्ष का उठाया हुआ मुद्दा ये असर नहीं कर रहा होता, विपक्ष के तमाम मुद्दों की तरह इसके गुब्बारे की हवा निकल गई होती, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और इस मुद्दे की सफाई देने लगे और वो उस मुद्दे पे खेलने लगे और उसमें मुसलमानों को जोड़ दिया, विपक्ष को घेर दिया। इसका मतलब ये मुद्दा असर कर रहा था। दरअसल मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि जो 10 साल पहले 5 साल पहले जनता की पोजीशन थी, यानी इतने समर्थन में थे बीजेपी के और इतने विरोध में थे, आज भी वही स्थिति है कि जितने मोदी के समर्थक थे आज भी उतने समर्थक हैं और जितने विरोधी थे वो आज भी विरोधी हैं। अब विपक्ष की कोशिश ये है कि जो दलित समाज है, बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ी संख्या में, वो थोड़ा सा खिसक सकता है या खिसकता रहता है, उसको खिसकाने के लिए हम आरक्षण की बात करें, संविधान की बात करें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और उन्होंने इस मुद्दे को इस दलीलों के साथ भी पेश किया, कुछ दलीलें भी हैं। दलीलें ये है निजीकरण। निजीकरण जब पूरा हो जाएगा तो आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है नवेद भाई, ठीक है, ठीक। अभी दोबारा में आते हैं एक बात। देखो निजीकरण की बात इसलिए नहीं चलेगी, हमारे यहाँ तो खैर राजनेताओं को तात्कालिकता का दोष होता है। निजीकरण कहां से आया? कोई अगिया बैताल है निजीकरण के पेड़ से कूद के कंधे बैठ गया था? नहीं ना, हमने तो आंखों से देखा। नरसिंह राव देश में प्रधानमंत्री बने, निजीकरण आया। नरसिंह राव भाजपा के थे, वो स्वयंसेवक थे, उनकी दीक्षा भाऊराव देवरस ने कराई थी? नहीं ना, वो तो सिर से लेकर पैर के नाखून तक कांग्रेसी थे, कभी कोई दूसरी पार्टी में गई नहीं। आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या होगा, बात आपकी ठीक है। ये चिंता आपको तब नहीं थी जब नरसिंह राव ने धुआंधार सब दरवाजे खिड़की खोल दिए थे। भाई साहब ये वायरस लाया, अगर ये वायरस है तो लाया कौन? मैं तो वायरस नहीं मानता, लेकिन जो मान रहे वो उसे इसको ऑन करे। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कब थोड़ी न चलेगा भैया। निजीकरण कहां से हुआ? एसएमटी किसके समय में बंद हुई?
इसलिए जनता है वो इस बात को समझते। प्रेम नारायण जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस मामले में एक क्लियर कट स्टैंड देश के सामने रखना चाहिए कि क्या वो मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में खड़ी है, जैसा उसकी कुछ सरकारें राज्य सरकारों ने किया, प्रयास किया, और जैसा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के जरिए प्रयास हुआ जो भाजपा कह रही। तो कांग्रेस को मुझे लगता है एक बड़ी पार्टी के नाते ये साफ करना चाहिए कि नहीं, हम मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं, एक तरीका। ये दूसरा पक्ष कि नहीं, हम उनको आरक्षण देने के पक्ष में हैं, ताकि लाइन क्लियर हो जाए, नहीं ताकि पिछड़ा दलित भी समझ जाए आरक्षण कहीं किसी की जेब से नहीं आएगा, ना राहुल गांधी की ना जेपी नड्डा की। आरक्षण तो वही है, उन्हीं में से काट पीट करनी होगी। केक उतना ही मित्र, जो पिछड़ा दलित और आदिवासियों को अभी मिल रहा है वही आरक्षण है, उसी में से काट के मुसलमान को दे दो, चाहे जिसको चाहो दे दो। प्रेम नारायण जी। नहीं, पहली बात तो आपने जो कहा स्टैंड क्लियर, तो कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है जी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एकदम क्लियर है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे राहुल जी तो कहते हैं जातिगत गणना कराइए। उस जातिगत गणना में ऐसा थोड़ी है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको नहीं गिना जाएगा, उनको भी गिना जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके आर्थिक उन्नयन के लिए भी काम किया जाएगा, शैक्षिक स्तर से कमजोर है उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए काम किया जाएगा। ये अमिताभ जी दरअसल क्या है, जैसे भी नावेद जी और जयतिलक जी बात कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा मैं और एंगल लाऊं जो या तो हमारे दोनों विश्लेषकों को पकड़ा में नहीं आया या पकड़ना नहीं चाहा, भगवान जाने। पहली चीज क्या है कि मुद्दे जब चूंकि चुनाव चलते हैं, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम लोग आपके सामने क्या प्रस्तुतिकरण रखेंगे, आप सब देखे हुए हैं। तो है क्या, सारा कुछ खेल चल रहा है, इसकी टोपी उसका सर। ये कबड्डी जैसा चल रहा है कि हम कबड्डी देने गए और हमारी जहां पैर पकड़ में आया तो हम दूसरा मुद्दा, भाई हमें कुछ तो पकड़ नहीं है। अब जहां मामला, जैसे नावेद जी ने कहा कि विपक्ष ने बहुत सारे मुद्दे उठाए और मुद्दे उठाने के बाद वो मुद्दे पकड़ में नहीं आए। पहले अपने उत्तर प्रदेश में कुश्ती संघ के ब्रजभूषण सिंह का मामला जैसे तैसे उठ रहा था, शांत हो रहा था, टिकट देना है नहीं देना है। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कर्नाटका का जो मॉड्यूल भारतीय जनता पार्टी पेश करना चाहती थी, उसी कर्नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ के देश के सत्तासीन नेताओं ने प्रचार प्रसार कर दिया उसका कि नहीं भाई इसका वोट मुझे मजबूती देगा, जिसके ऊपर हजारों महिलाओं के शोषण का, उनके उत्पीड़न का विद एविडेंस आरोप है। बहुत सारे पत्रकारों ने बहुत सारे वीडियोस उसके वायरल हुए। तो अब ये हुआ कि भाई वहां से कैसे ध्यान हटे, वहां से कैसे हटाया जाए। चक्कोर में खाच क्या हो गया, ये कोविशील्ड बीच में आ गया। कोविशील्ड बीच में आ गया कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए दिया गया था। अब वो कंपनी कह रही है कि इस डोज के कारण लोगों का हृदयघात और तमाम समस्याएं हो रही है। तो अब ले दे के ये बचा कि अब उनको भटकाना है तो भैया सीधा बोलना शुरू कर दो, ये इसको काटेंगे उसको डांटेंगे। नहीं तो सवाल निजीकरण और दुनियादारी का छोड़िए अमिताभ जी, इसी उत्तर प्रदेश की बात है, आपके संज्ञान में होगा। बांदा में नियुक्ति हुई विश्वविद्यालय में, कितनी हुई, शायद 63 पदों पर भर्ती हुई और 63 पदों में 2 SC और 2 OBC, बाकी कहां जाएंगे सब, सॉरी 63 सामान्य हुए, टोटल 67 पोस्ट थी। तो यह सवाल उठना लाजमी है। ठीक, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि निजीकरण करेंगे, सब करेंगे। ठीक है प्रेम ना भाई, ठीक है ठीक है, आएंगे दोबारा। मैं ऋचा राजपूत के पास चलूं, उससे पहले 2 बातें कहूं जो प्रेम नारायण जी ने कही। अगर आपको लग रहा है वो देवी गौड़ा के पोता, क्या नाम उसका, रमन्ना क्या है, मैं तो कहता हूं रमन्ना हो परवन्ना हो कोई हो, ऐसे आदमी के 20 लाठी मारो, जेल में डालो। ठीक, भाग कैसे गया, कैसे भाग गया? रमन्ना आज सांसद बना था, 19 में बना था। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, जिसने ये कुकृत्य किया उसको जेल में डालो, 20 लाठी मारो, स्टैंड बिल्कुल साफ हो। लेकिन अगर कांग्रेस का मैं
उत्साह देख रहा हूं, अंदर का उत्साह देख रहा हूं, गदगदाए मन मस्तिष्क हो रहा है कि ये देवेगौड़ा का पोता भी आ गया नवेद, और कोविडशील्ड का बवाल भी आ गया। बोले आप चुनाव जीत गए गुरु, है आधा वोट प्रसन्ना रवन्ना दिला देगा, आधा कोविडशील्ड। ऐसे बचपना मत करो, ये बचपना है। कोविडशील्ड पर एक तथ्यात्मक बात कह दूं, डॉक्टरों को बोलने दीजिए, राजनेताओं को बचना चाहिए, उनको किसी शील्ड का पता नहीं। वो तो व्हाट्सएप पर जो शील्ड आ जाती है वही देख के बोल देते नेता लोग। तो आजकल मंच पे भाषण देते देते मोबाइल देखते और जो नया व्हाट्सएप आता वही बोल देते। 2020 में तिलक जी, 2020 में कोविडशील्ड को लेके एक स्टडी आई थी, बीबीसी पे ने उस पर पूरी रिपोर्ट की थी, तब भी ये रिस्क वहां मेंशन्ड थे। ठीक, आप ब्लड प्रेशर की दवा खाओ, लूज मोशन की दवा खाओ, उसका गूगल पे जाके पढ़ लो, उसमें इससे खतरनाक किस्म के खतरे लिखे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि गुरु अब जाके मठिया देवी प्रसाद चढ़ाओ, 11 रुपया का आप कोविडशील्ड का बवाल आ गया, आप चुनाव जीत गए, वो नासमझ है। जो प्रसाद चढ़ाने के लिए उत्साहित हैं, बतासा लेके भाग रहे हैं मंदिर की, कोविडशील्ड आ गया गुरु, अब चुनाव मजा आ गया। जिस प्रेम भाई ने कहा ना कि अभी तक चुनाव भटक रहा था, लेकिन आपकी असली मुद्दा पकड़ में आ गया कोविडशील्ड। चलो कोविडशील्ड पे भी लड़के देख लो, पता लग जाएगा। वो तो हिंदू मुसलमान, अगला पिछड़ा, दलित, बामन, बनिया, ठाकुर, कांग्रेस, गैर का, भाजपाई, सबके रक्त में है कोविडशील्ड, लड़ लो उस पर भी। क्या तब तो सिफारिश लगवा रहे थे कि जल्दी लग जाए हमारे, नहीं। खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं जानता था कि राजनेताओं का कोविडशील्ड प्रेम जागृत होगा और उसको मुद्दा बनाएंगे। उस नासमझी में मत पड़िए, वो वैज्ञानिकों का विषय है, उनको डील करने दीजिए। ठीक, अगर आप इस पर प्रसन्नता जताएंगे कि गुरु अब कोविडशील्ड आ गया, तो उससे आपकी छवि खराब होगी। किस बात की प्रसन्नता जताना चाहते हैं? मोदी को 4 वोट कम मिले और देश को नुकसान हो जाए तो अच्छा है क्या? इसलिए प्रसन्न है? ये भाव ठीक नहीं मित्र। राहुल गांधी आज है कल नहीं होंगे, मोदी जी आज है नहीं होंगे, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, वाजपेयी जी नहीं है, तो देश नहीं चलेगा क्या? इसलिए प्रसन्नता का भाव मत रखिए कि गुरु अब मजा आ गया, कोविडशील्ड आ गई, अब मजा आएगा, आ जाओ मैदान में। ऐसा मत करिए। कोविडशील्ड से क्या, खैर छोड़िए। ऋचा राजपूत, आपने चुनाव को मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एक तीर से वो सारे निशाने हम साध लें जो हमारे यूएसपी रहे हो। क्या अब इस बार हो गया? अब इसको मोदी की किस्मत कहिए, विपक्ष के लिए संकट कहिए, जो कहिए भाई। दलित, पिछड़ा और मुसलमान तीनों पिच एक स्ट्रोक से साध ली। कांग्रेस पिछड़े और दलितों का आरक्षण काटना चाहती है, एक लाइन, दलित और पिछड़े लामबंद हो। फिर दूसरी लाइन जो भाजपा की अपनी यूएसपी है, जो पिच उसकी अपनी है पुरानी, वो रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को देना चाहती है। लो कर लो बात। और ये मामला कितना वो है, अमित शाह का जो वीडियो फर्जीकरण उसका किया गया और जारी किया गया आरक्षण वाला, इसका मतलब है कि विपक्ष को भी लग रहा था कि मोदी की बात हिट हो रही है। नावेद जी, इसको इस ढंग से भी देखिए। इतना दुस्साहस किसने किया कि अमित शाह का वीडियो फेंक कर बना दिया आपने क्या? अब उसमें बड़ी बड़ी गर्दनें नप रही, 5-6 नप चुकी। भगवान का आशीर्वाद रहा तो 24 घंटे में 25-30 लोग अंदर हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री भी कल तलब किए गए कि फोन और मोबाइल समेत आओ। क्या आप जानते हो वो घाट तक छोड़ के आते हैं, बीच में तो छोड़ते नहीं, तो घाट तक जाएंगे, सरसैया घाट तक छोड़ने। खैर ऋचा राजपूत, क्या आपको लगता है 3 से 7 चरण जो बचे हैं, 3 से लेकर 7 तक, उनमें अब रिजर्वेशन, ओबीसी, दलित और मुसलमान, ये जो पैकेज है यही चलेगा? आपने एक लाइन बोली, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। आपने एक लाइन बोली कि आप लोग के सारे तीर एकदम निशाने पे कैसे लग रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जनता ये कहती है, जाके प्रिय न राम विदेही, उन्हें वोट कदापि न देही। जो 22 जनवरी के बाद ये नारा चल चुका है। अब ये लोग सुन इसलिए नहीं पाते क्योंकि कार्यकर्ता जमीन पे नहीं है। दूसरी कमाल की बात ये है कि 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से, 70 साल तक कांग्रेस ने चलाई। तब इन्होंने कभी भी जातिवाद और धर्म विशेष की बात नहीं करी कि कहीं पर भेदभाव हो रहा है। लेकिन आज जब इन्हें लग रहा है कि अब तीसरे चरण के बाद इनकी हार क्लियर है, तो ये अपना इतिहास दोहरा रहे हैं। अब इन्होंने, अखिलेश यादव ने कभी भी पीडीए का नाम नहीं लिया। मुलायम सिंह यादव जी के मुंह से हमने कभी भी पीडीए का नाम नहीं सुना। तब पीडीए का मतलब होता था परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सफाई परिवार एंड माइनॉरिटीज, और इसका तो उदाहरण है। अब इनको हम ये बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई कैसे आरक्षण में, एक दो उदाहरण के साथ। 2005 और 2006 में लगभग 22,000 सिपाही भर्ती हुई थी, जिसमें 70% जातियां, अमिताभ जी, केवल एक ही जाति की थी, 70%। उसके बाद, और ये गजब की बात देखिए कि 55 भर्ती वोट में 22 भर्ती वोट रिजल्ट बदलते रहे, क्योंकि कभी चाचा की लिस्ट जाती थी, कभी पापा की लिस्ट जाया करती थी। और जब मायावती जी सरकार में आई तो उन्होंने जांच बैठाई, जिसमें 18,000 के आसपास सिपाही निलंबित हुए और 25 के आसपास अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। उन ओबीसी जाति में क्या कश्यप नहीं था, बनिया नहीं था, लोधी नहीं था, ठाकुर नहीं था, पंडित नहीं था? चलिए आप बात कर रहे हो, तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि आप केवल सैफई जाति और एक धन विशेष की जाति करते आए हो। दूसरा उदाहरण, वो तो ये कहिए कि धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर जो ये SC/ST का आरक्षण नहीं खा पाए, लेकिन इन्होंने ST/ST में भी क्या गजब किया। 2011 और 2012 में एक इतिहास प्रवक्ता भर्ती, जो सीधी भर्ती थी, उसके 15 पद निकले। और कमाल की बात देखिए कि केवल 7 पद भरे गए, और वो भी यादव जाति के। इसका मतलब, और जो SC/ST थे वो छोड़ दिए गए, मतलब खा गए, भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने तो आरक्षण के नाम पे जो किया है ना, अगर उसका इतिहास अगर अमिताभ जी भी निकाल देना, वो तो मुझे लगता है कि जब मेरे बोलने की बारी से पहले सारे पक्ष वो रख चुके होते हैं एकदम क्लियर। अब थोड़ा अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ा देते हैं स्टालिन जी के हाथ में, और पहुंचते हैं तमिलनाडु में, क्योंकि मंच तो अखिलेश यादव साझा करते हैं ना उनके साथ, और वो तो खुलेआम हिंदुत्व को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। अब आइए कांग्रेस पे। कांग्रेस कहती है कि जात पे ना पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, यही तो नारा था इनका। आज खुलेआम कहते अब तो हम जातिगत वो कराएंगे, गणना कराएंगे। जातिगत गणना किसकी कराएंगे? आप एक एक्सरे लेके घूम रहे हैं। देखिए, मैं एक डॉक्टर भी हूं, तो जब एक एक्सरे मशीन काम करती है तो वो तो कोई धर्म विशेष देखती नहीं, सबका एक्सरे करती है बराबर। लेकिन आपने तो 1995 में जिस वक्फ बोर्ड को असीमित ताकत दी है, वो तो अगर आज ये कह दी कि राष्ट्रीय भवन मेरा है, राष्ट्रपति भवन, तब तो आपको फिर तो बड़ा दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे इधर उधर के। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जब अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं और ये कहते हैं कि हम सारी जातियों को बराबर कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जो वक्फ बोर्ड के एक आयोग से जुड़े हुए हैं? आपने तमिलनाडु में, कर्नाटक में इसका उदाहरण प्रस्तुत भी कर दिया है। मतलब आप गजब देखिए कि कर्नाटक में टोटल 32% आरक्षण, 32 में से इन्होंने कमाल क्या किया कि ओबीसी का आरक्षण खाएं कैसे, तो इन्होंने 37 जातियां जो मुस्लिम की थी उसको ओबीसी जाति बना दिया, और टोटल 32 का 23% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। सेम यही काम इन्होंने तमिलनाडु में किया, 7% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। तो ये जो कर रहे हैं वो नया इतिहास नहीं, ये तो अपना इतिहास दोहरा रहे हैं, क्योंकि इनको अब हार दिख रही है, तो इन्हें लग रहा है कि जो कम से कम 20% है इसको हम साध लें। और ये जो हमारे प्रवक्ताओं ने एक दो छोटी छोटी चीजें बोली, जैसे कोविशील्ड, तो भाई साहब जब एक कफ सिरप भी आप खरीदने जाते हैं ना, तो उसके पीछे भी कॉशंस लिखे होते हैं छोटे छोटे, और कॉशंस इतने होते हैं ना कि आप दवा में लास्ट में कुछ कुछ तो दवाइयों में डेथ भी लिखते हैं रेयर केसेस में। तो आप ये सोचिए कि भारत किस तरीके से कोविड की उस महामारी से निकल के आया, जिसकी दूसरे दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत किए गए, और आप उसका मजाक बनाया करते हैं आज। ठीक है नावेश को बड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है गठबंधन का चेहरा। यहाँ खड़गे जी और राहुल जी तो है नहीं, राहुल जी तो खुद ही लड़ेंगे, यही नहीं तय हो पा रहा। खबरें आ रही कि ना प्रियंका जी लड़ेंगी ना राहुल जी लड़ेंगे, टाटा बाय बाय खटाक। तो मसला ये है कि अखिलेश यादव ने, कोई मुझे बता रहा था, मैंने चेक नहीं किया, किसी ने बताया कि कुल 4 मुसलमानों को टिकट दिया, और ये मुलायम सिंह से लेके अब तक के लोकसभा के सपा के जीवन काल में चुनाव में सबसे कम टिकट है मुसलमानों को। तब जो उनका जो MY का फॉर्मूला पाए थे 2, एक M एक Y, वो दोनों नहीं हिल जाएंगे।
यादव भी जो 5 हैं वो अपने ही हैं, नॉन फैमिली यादव भी नहीं टिकट पाया और मुसलमान भी कुल 63 में से 4 पाया। ऐसा बताया गया। हो सकता है एक आध नंबर ऊपर नीचे हो, लेकिन सामान्यतः मुलायम सिंह से लेकर अब तक जो भागीदारी मुसलमानों को सपा की लिस्ट में मिलती थी लोकसभा की टिकटों में, वो नहीं मिली। क्यों? देखिए, अखिलेश यादव ये बात जान रहा है कि उनका मानना है कि मुसलमान बड़ी मुसीबत में है, बड़ी कठिन स्थिति में है कि मुसलमान चाहता है कि भाजपा सरकार चली जाए, बस उसकी एक ही इच्छा है। ये अखिलेश यादव का मानना है। और उनका ये भी मानना है कि मुसलमान को अगर हम जितना भी इग्नोर करेंगे जाएगा कहां? कोई प्लेटफॉर्म नहीं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ही नहीं उसके पास। वो आखिरकार हम एक भी टिकट नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, तब भी वो मुझे ही वोट देगा। आखिर जाएगा क्या? क्योंकि कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हो गया है, कांग्रेस में छटक भी नहीं सकता। बसपा के बारे में ऐसी धारणा बना दी गई है कि वो बी टीम है, वो तो भाजपा को जिताती, इतने ज्यादा ये धारणा बना ली गई है। तो मुसलमानों वही होता। अब ये 2 चरणों में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि 90%, 80% खचा खच साइकिल। इस चीज को वो समझ गए हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि ये जाएगा कहां, तो हमारा गुलाम ही है। ये एक भावना है और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो बात मेन आपकी चल रही है आरक्षण की ये बात जो चल रही है, मुझे लगता है कि एक धारणा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है और मैं समझता हूं कि ये वो भावना अगर हिट हो गई तो भाजपा के लिए बड़ी फायदेमंद होगी कि आरक्षण हम तो हमेशा सलामत रहेगा, आरक्षण हमारे होते हुए। अगर कांग्रेस आ गई तो पिछड़ों का, दलितों का सब आरक्षण जो है मुसलमानों में दे दिया जाएगा। ये बड़ी शिद्दत के साथ में पूरे देश की जनता, पिछड़ों, दलितों के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी है कि साहब अगर कांग्रेस सरकार आ गई और उन्होंने दलीलें भी कुछ दी हैं तो ये मुसलमानों का तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा। आरक्षण खतरे में तो तब है जब कांग्रेस आ जाए। और अगर ये बात जगह कर गई जनता की तो ये मान के चलिए कि मेजॉरिटी जो है करीब 70% खपाखप निकलेगी घरों से और 70-75% वोट पड़ेगा। तीसरे चरण के चुनाव की वोट प्रतिशत ये बता देगा कि भाजपा के इस मुद्दे को जनता में कितना असर हुआ है। अगर असर होगा तो मान लीजिएगा 75% वोट पड़ेगा, लेकिन असर शायद इसलिए नहीं पड़े क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल बात 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस कोई भी दल जितना बेवकूफ से बेवकूफ भी दल होगा तो उसको नंबर्स तो पता होंगे ना। मुसलमान 17-18% है, दलित पिछड़ा 70% से ज्यादा है, यानी मुसलमानों का सारा आरक्षण देके जीवन भर के लिए सत्ता से नहीं बाहर चले जाएंगे। 70% लोगों को आप नुकसान पहुंचा के 18% वोट का क्या करेंगे? ये बात पब्लिक अगर समझ गई ना तो भाजपा इस बात को नहीं मानेगी। जी अरविंद जी, मैं एक सामान्य व्यक्ति को जो बात समझ में आए उस ढंग से एक सवाल फ्रेम करता हूं। मेरी समझ है, थोड़ा बहुत हम भी देश में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस नाते एक मेरी भी समझ बनती है। मेरी समझ है कि इस देश का ननकू और मैकूलाल और मेवालाल सब जानते हैं, और मुर्मू और मुंडा सब जानते, कोई माई का लाल, मेरे शब्द माइंड करिए, कोई माई का लाल कितना भी च्यवनप्राश खा के सरकार में आ जाए, कितना भी च्यवनप्राश खा के सरकार में आ जाए, भारत से आरक्षण को नहीं हटा सकता। ऐसा मैं मानता हूं कि जनता इस बात को मानती है। कोई कुछ कहे क्या, वो जानती आरक्षण नहीं जा सकता, लेकिन आरक्षण में अदला बदली हो सकती है। इस ये बात भी लोग जानते हैं कि हाँ ये खुरापात हो सकती है, हमारा कुछ काट के उधर दे दिया जाए। इस देश में दलित 1% आरक्षण ओबीसी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं, ओबीसी 1% आरक्षण दलित के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। आरक्षण ऐसी चीज है क्या? तो जब ये प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है अपने उम्मीदवारों का कि जाइए जनता के बीच में और बताइए कि कांग्रेस आपका आरक्षण छीन कर, काट कर, लूट कर, जो भी शब्दावली हो, मुसलमानों को देगी, तो ओबीसी दलित वर्सेस मुसलमान, इस लड़ाई में तो फिर तस्वीर दिख ही रही, फिर चुनाव में क्या बनेगी? अरविंद जी। अमिताभ जी, आपने नावेद भाई से एक सवाल किया था कि 2 कहानियां देश में चल रही हैं, एक भाजपा की, एक कांग्रेस की। भाजपा कह रही है कि आपके आरक्षण को काट करके मुसलमानों को दिया जाएगा, कांग्रेस कह रही है कि संविधान बदल देंगे।
इन दोनों को मैं आपके हर डिबेट में एक शब्द को सुनता हूं, आंखों देखी, आप कहते हैं बराबर। मैं उसी के इर्द गिर्द इस सवाल को रखता हूं। देखिए 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। जो सत्ताधारी दल जो है जम्मू कश्मीर से 370 हटा सकता है, इतनी कुवत रखता है, देश में नोटबंदी जो है लागू कर सकता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, तो अगर उसके अंदर इतना साहस अगर रहता संविधान बदलने की, जिसकी चर्चा कांग्रेस बार बार कर रही है, उसकी ऐसी नियत रहती तो शायद वो भी करने की वो हिमाकत कर सकता था अगर उसकी मंशा रहती तो, क्योंकि उसके पास इतना पावर था। 33% महिलाओं को आरक्षण को लेकर के, ढेर सारे निर्णयों को लेकर के युगांतकारी निर्णय लिए गए 10 साल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार थी, संविधान में कहीं भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। इस देश का जनमानस पूरी तरह देख चुका है। वो कहते हैं ना कि झूठ की जुबान जो है बुढ़ापे की जान की तरह होती है। दूसरी तरफ जो इस बात को जिसका आपने जिक्र किया कि आरक्षण में फेरबदल किया जा सकता है, इनका काट के उनका काट करके दिया जा सकता है, इस मामले में रोशनी में यह पकड़ी जा चुकी है। कांग्रेस इस बात को भारतीय जनमानस विश्वास कर सकता है। एक तो वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास जैसी बात कांग्रेस करती है कि वो संविधान को बदल देंगे। वो कपोल काल्पनिक बातें हैं। ये देश का हर व्यक्ति जानता है कि बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ, उसके कुछ प्रावधान है, उसमें फेरबदल जनहित में होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस प्रचारित कर रही है, कहीं ना कहीं जो अपने फंदे में फंसी है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के अखाड़े में फंस गई है। अगर ऐसा नहीं होता अमिताभ जी, तो फिर जो है एक मुख्यमंत्री राज्य का, गृह मंत्री का जो है फेक बना करके वीडियो चलाने की हिम्मत नहीं करता। कहीं ना कहीं ये डर रही है कांग्रेस कि यह बात जो है पर्कुलेट कर रही है, लोगों के समझ में आ रही है कि किस तरह से दलितों का, पिछड़ों का हक और हिस्सा मारने की कोशिश हो रही है। और प्रधानमंत्री से बहुत करीने से अपने ब्रिगेडियरों के जरिए, लेफ्टिनेंटों के जरिए जमीन पर जो है उतारने की पूरी तरह से शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। अमिताभ जी, प्रेम नारायण भाई, ये केवल मसला इतना रहता कि भाजपा दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी तो बात दूसरी होती। अब भाजपा ने तो लाइन और लेंथ दोनों बदल दी इस विषय की। उसने कहा किधर सोए हो, लट्ठा हाथ में लो भैया, ये कांग्रेस वाले आ गए तो मुसलमानों को दे देंगे। अब गांव गांव रार हो गई, कस्बा कस्बा बवाल हो गया। बोले जागते रहो, लाठी रखो हाथ में, क्या नहीं तो ये मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। अब आपकी स्थिति ये, आपसे मतलब कांग्रेस की स्थिति जो मैं समझ पा रहा हूं, आप बाकी बेहतर बताएंगे, मेरी समझ में आ रहा कि ये स्थिति हो गई कि अगर गंगा जल हाथ में लेके ये बोले कि हम सरकार में आए तो 17% आरक्षण मुसलमानों को उसी दिन जारी कर देंगे, तो अब की मान लीजिए जमानत जब्त हो जाएगी सबकी, क्या कोई उम्मीदवार फिर जीतना छोड़ो, मतलब लड़ना मुश्किल हो जाएगा, वैसे भाग रहे। अच्छा, ये नहीं बोल रहे हैं तो दलित और पिछड़ा तो शक कर ही रहा है, मुसलमान भी भरोसा नहीं कर पा रहा, वो कह रहे बोल नहीं रहे। नहीं, मतलब एक तरफ से तो लड्डू मिले, बाद में फिर नसीब में जो होगा देखा जाएगा। प्रेम नारायण भाई। अमिताभ जी जी, मोदी जी के दिमाग में इसलिए आ गया कि ओबीसी के डाका डल रहा है क्योंकि मोदी जी खुद बने बनाए ओबीसी हैं, आए ओबीसी में चले आए, ये सारे लोग जानते हैं। क्योंकि मोदी जी 2002 के पहले ओबीसी नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश का एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है, मुझे समझ में नहीं आता, जयतिलक जी नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। या एक बार और आपके चैनल पर डिबेट में चर्चा हो रही थी, हम लोग जो चर्चा बार बार करते हैं ना कि वो भर्ती में आरक्षण धर्म आधारित नहीं होती, धर्म आधारित नहीं होती, ये सत्य है। कोई भी भर्ती धर्म आधारित नहीं होती है, वो जाति आधारित होती है। और मुस्लिम समाज में जो मंसूरी समाज है, बहुत सारी जातियां होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, आप जानकारी करिए अमिताभ जी। उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बहुत पहले से मिला हुआ होता है और ओबीसी पर जहां आरक्षित जो सीट है ओबीसी पर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसको केवल इतना लेकर के, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनका समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो या उनके प्रवक्ता हो या कोई हवा बना दे, लेकिन आम आदमी ये जानता है कि मुस्लिम समुदाय में पिछड़ी जाति होती है, उनको पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र मिलता है और वो अभी से नहीं है, पहले भी वो अप्लाई करते रहे और वो लाभ पाते रहे। अब जयतिलक जी कह रहे 10 साल में अगर करना होता तो कर देते,
जय तिलक जी, निजीकरण उसी का प्रथम चरण है। आप ये बताइए, जिन संस्थाओं का निजीकरण कर दिया गया, क्या निजी क्षेत्र में कौन सा आरक्षण लागू होता है? कौन सी गाइडलाइन है सरकार की कि ये अडानी का एयरपोर्ट हो गया, फलाने का एयरपोर्ट हो गया, उसमें आरक्षण दिया जाएगा? और ऋचा जी जो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं इन्होंने आरक्षण जो पिछली सपा सरकार की बात कर रही थी, मैं तो अभी करंट में बताया मेरी बहन, बांदा का बताया, पूरे देश की चर्चा नहीं। 67 में से 63 सामान्य, एक जाति विशेष के क्षत्रिय, दूसरी जाति भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, बनिया भी नहीं, कायस्थ भी नहीं, तो उसको आप क्या कहोगी बहना? अब कोई चीज है, दूसरे की एक कहावत है, कोई फिल्म आई थी, मुझे डायलॉग सुना है कि जिनके मकान शीशे के होते दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। बहना यही कर रहे हैं बाबा जी और मोदी जी। और अगर ये आवाज नहीं होती और ये नहीं कर रहे होते तो ये इशू नहीं बन पाता, अमिताभ जी मुद्दा नहीं बन पाता। जी ठीक है प्रेमनारायण, मैं अभी रुकना होगा, मैं ऋचा राजपूत के पास जाऊं, उससे पहले दो तथ्य और साफ कर दूं ताकि जनता को भ्रम नहीं रहे। हम लोग तो आपस में खेल खाल के निकल जाएंगे घंटे, जनता बहुत गंभीरता से सुनती है, उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों की नहीं, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो बात प्रेमनारायण जी ने उठाई उस पर से एक सफाई बहुत जरूरी है, तथ्यात्मक दुरुस्तीकरण। मुस्लिमों में जो जातियां पिछड़ी हैं उनको राज्यों ने अपने अपने विवेक के अनुसार ओबीसी में शामिल किया, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं। ना विश्व हिंदू परिषद ने भी विवाद नहीं किया, बाकी छोड़ो, क्या वो कोई कांग्रेस की कृपा से भी नहीं हुई भाई। कई दशकों से गुजरात में कांग्रेस नहीं है, लेने देने नहीं कांग्रेस का कोई। गुजरात में भी ओबीसी में है मुस्लिम जातियां जो वंचित हैं, इसलिए ये नहीं कि वो कांग्रेसियों ने कर दिया ना, तथ्य दुरुस्त रहे। लेकिन अब लड़ाई, फिर सवाल उठता फिर लड़ाई क्यों? प्रेमनारायण जी ने ऐसा एक पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की कि ये लड़ाई ही गलत है। नहीं, लड़ाई इसलिए जब आप कहते हो कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण, या 2% या 7% या 6%, व्हाट्सएवर, नावेद सुन लीजिएगा ध्यान से, तो उसमें सैयद शेख पठान भी आ जाते हैं। क्या मुस्लिम एज ए होल आप आरक्षण देने की बात करेंगे, वो धर्म आधारित आरक्षण होगा, उसका विरोध होगा, वो संविधान के दायरे के बाहर है, संविधान उसका निषेध करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। अमिताभ अग्निहोत्री की मत मानो, सुप्रीम कोर्ट की तो मानोगे। कहां लड़ाई है भाई? जहां पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार है वहां भी पिछड़े मुस्लिम वहां हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, लोहार हैं, जुलाहे हैं। लेकिन आप सैयद शेख और पठान को भी आरक्षण देंगे तो धर्म आधारित आरक्षण होगा। प्रेमनारायण जी, लड़ाई यहां है, विषय को भटकाओ नहीं, विषय को भटकाइए नहीं। भारत बहुत बड़े मन का देश है, गरीबों में कहां भेदभाव किया, पिछड़ों में शामिल किया ना सबको। और माफ करिएगा मुझे, पहले क्या कहा गया था, आज थोड़ा 100 साल पहले जाइए, मेरी बात से जय तिलक जी सहमत होंगे और मन में अरविंद प्रेमनारायण भाई भी सहमत होंगे कि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था से ग्रस्त है। हमारे यहां कोई जात पात नहीं, मुसलमानों में क्या सब बराबर एक ही थाली में खा रहे हैं, एक एक कौर एक दूसरे को खिला रहे हैं, कौरी भर रहे हैं। क्या यही कहा गया था ना? फिर ये जुलाहे बढ़ई कहां से आए? इनको आरक्षण दिया ना, इसी आधार पर तो दिया। अब सैयद शेख पठान भी के लिए भी आरक्षण हो जाएगा तो फिर मुस्लिमों के लिए आरक्षण हो जाएगा, इसलिए ये ठीक नहीं। पहले आलोचना केवल हिंदुओं की होती थी कि इन्होंने जातिगत भेदभाव पैदा कर दिया। फिर आपने जात का सर्टिफिकेट क्यों बनवाया? फिर दूसरे लोगों को नहीं बनवाना चाहिए था ना जात का सर्टिफिकेट। उनको कहना चाहिए था मेरे सर्टिफिकेट के आगे लिखो मुस्लिम, बस बात खत्म। हम कोई जात नहीं देना चाहते। नहीं ना, तहसीलदार के यहां तो हजारों रोज बनते हैं,
प्रेमनारायण जी, ये दोहरापन है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी देश में। खैर, ऋचा राजपूत, मैं इस बहस में नहीं जा रहा बांदा में कब आपके समय में क्या हुआ और अखिलेश जी के समय में सैफई में क्या हुआ, छोड़ दीजिए। अभी बड़ा से बड़ा प्रश्न खड़ा है कि आपको लग रहा है कि अब आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, इस एक काल्पनिक भय के विरोध में आपने एक सिक्का उछाला कि भैया सोते रहोगे तो तुम्हारा आरक्षण पीछे वाली कुठरिया का दरवाजा खोल के ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि अब इस नींबू में रस निकलेगा? नहीं, देखिए, जो ये लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल इनको इनका आईना दिखाया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं सत्ता में रहने के बाद। ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है देखना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका शीर्ष नेतृत्व तो झूठ बोल देता है। अब प्रवक्ताओं की समस्या क्या है कि उसको डिफेंड करना पड़ता है। कभी भी हमारे मंच से ना प्रधानमंत्री जी ने ना मुख्यमंत्री जी ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि लोकतंत्र बदलेंगे इसलिए 400 पार कराओ। लेकिन ये लोग मंच से चीख चीख के कह रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि संविधान बदलने का इतिहास किसका रहा है। ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं, तो हमारा संविधान तो 1950 में लिख दिया गया था। 1953 में एक इन लोगों ने इनहेरिटेंस टैक्स पे एक विरासत टैक्स लेना शुरू किया था, जिसमें जो बाप की संपत्ति जब भी बेटे के पास जाएगी तो ये लोग बीच में एक टैक्स लेंगे। अब जब इंदिरा गांधी मरी तो इसको राजीव गांधी ने बदल दिया 1985 में। भाई क्यों बदल दिया? ताकि ये पता न चल जाए कि गांधी परिवार के पास कितनी संपत्ति है जो इनके पास जाने वाली है। 103 बार से ज्यादा संविधान बदलने का इतिहास कांग्रेस की पार्टी का रहा है। तो ये एकदम निराधार बातें करते हैं, जो कहा नहीं, जो है नहीं, ये जबरदस्ती का भूत डराने वाला जो ये करते हैं। समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है कि वो अलायंस में है कांग्रेस के साथ। बेचारा वो तो जातिवाद और परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बेचारे मन में तो हिंदू हैं, लेकिन समस्या क्या है कि कांग्रेस के संग अलायंस है तो स्टैलिन का समर्थन करना पड़ेगा। तमिलनाडु में जो आरक्षण हो रहा है उस पे मौन रहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी से हिंदू जुड़ा है उसको भी कहीं ना कहीं डर लग गया है कि अखिलेश यादव अगर नहीं बोल रहे हैं, जो बेचारे वो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो डर क्या है क्योंकि हम कांग्रेस अलायंस पे हैं, तो अब हमें वो करना पड़ेगा जो तमिलनाडु में हो रहा है, जो कर्नाटक में हो रहा है, जो इन्होंने करके दे दिया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब ये लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बैकफुट आ गए। प्रधानमंत्री जी बैकफुट नहीं आए, प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे आ गए हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपकी मंशा क्या है, आपका इतिहास क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब योजना दी तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घर गई, कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता के घर गई, सबके यहाँ बराबर रूप से आवाज दिए गए, बराबर रूप से उज्ज्वला दी गई। लेकिन जब आज आप बहुसंख्यकों के हक को मारने की बात करेंगे और उसके बाद भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे ना आए, तो ये भूल जाइए ये मोदी जी हैं जिसको पूर्ण समर्थन के संग जनता ने जिताया है और अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, एक बड़ा प्रसिद्ध शेर था, अब किस शायर का था मैं भूल रहा हूं, लेकिन यहां मुझे मौजूद लग रहा है, नावेद को शायद शायर का नाम याद हो, कि मुझे इश्तिहार सी लगती हैं, इसमें मैं थोड़ा संशोधन करूंगा, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां। इसमें मैं कहूंगा मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये सियासतों की कहानियां। फिर क्यों लगती हैं? क्या होना चाहिए जो हो रहा है सियासत में? जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठीक है, रस्सी का सांप उछाल रहे हो, ठीक है, लेकिन जनता तो देखेगी कि भाई उसको किसकी बात सही लगी किसकी नहीं। मेरी समझ ये कहती है कि भारत का दलित और पिछड़ा अपने आरक्षण में, मेरे शब्दों को प्रेम नारायण भाई कसौटी पर रखिएगा 4 तारीख की। क्या हो सकता है गलत सही साबित हो सकता गलत। दलित और पिछड़ा इस देश का 0.001% डिडक्शन भी अपने आरक्षण में मंजूर नहीं करेगा, जान लीजिए। भयंकर बवाल हो जाएगा इस देश में। जो उनको मिल गया उसमें बढ़ तो सकता है नावेद बाबू, अरविंद जी, घट नहीं सकता। हाथी से जो गन्ना छीनेगा कुचला जाएगा।
लिख लो, हाथी से जो गन्ना छीनेगा उसकी शोक सभा तय है। क्या? उसको कोई नहीं बचा सकता। आरक्षण 11,440 वोल्ट का मामला है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और कम्युनिकेटर कौन ज्यादा अच्छा है, इससे लड़ाई जीती जाती है। क्या? एक बात मैं कहूं, एक बात वही बात ओशो कह गए और वही बात मैं दोहराऊं। क्या? मेरी बात का वजन उतना नहीं हो सकता जितना ओशो की होगा, क्योंकि ओशो बहुत बेहतरीन कम्युनिकेटर थे अपनी सदी के। आज भारत के राजनेताओं में संवाद कौशल किसके पास सबसे ज्यादा है, उसका भी फर्क पड़ेगा मित्र। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझो। कौन कनेक्ट कर पाता है जनता से अपने को ज्यादा बेहतर ढंग से? जो कर पाएगा वो मैदान जीतेगा। जो ये बैठा देगा एटा में पिछड़ों के मन में कि अखिलेश यादव और कांग्रेस वाले अगर आ गए तो कुर्मी का, कुशवाहा का, सैनी का, यादव का रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को दे देंगे, तब भाईचारा नहीं चलेगा। तब केवल चारा चारा चलेगा, भाईचारा नहीं चलेगा। फिर समझ लीजिए पीडीए तुरंत टूट जाएगा। नावेद गलत तो नहीं कह रहा, चौराहे चौराहे पीडीए में लट्ठ चल जाएगा अगर ये बात नीचे तक पहुंच गई कि हमारा आरक्षण खतरे में है। और एक बात में कहूं, निजीकरण की बात बार बार कही जाती है। चुनाव है, ठीक है, आप लोग भी झाड़ू लगा रहे हैं अपने अपने मुद्दों पर, स्वीपिंग रिमार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भारत में निजीकरण की खिड़की किसने खोली, दरवाजा किसने खोला? नरसिंह राव ने। और किसने उसको आगे बढ़ाया वित्त मंत्री के रूप में? मनमोहन सिंह, जो बाद में 10 साल आपके प्रधानमंत्री रहे। और वो गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैंने भारत के अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजे खोले। क्या सच नहीं है? आज आप लोग ऐसे घृणा क्यों शो करते हो निजी क्षेत्र से? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या वहां नौकरी नहीं कर रहे लोग? वो लोग देश में रोटी, देश की तरक्की में काम नहीं कर रहे? क्या निजी क्षेत्र से घृणा करना ही राजनीति है क्या? मैं समझ नहीं पाता। मेरे मोहल्ले में जो सब्जी बेच रहा है वो भी तो निजी क्षेत्र में ही है। जो दूध, ब्रेड, बिस्किट सुबह बेच रहा है वो भी तो निजी क्षेत्र में ही है। क्या क्या चाहते हो? निजी सब बंद कर दें? तो पहले आपको इस सदविचार क्यों नहीं आया? पहले तो राहुल गांधी को कहना चाहिए कि नरसिंह राव खारिज, मनमोहन सिंह खारिज, अब नई इबारत लिखेंगे, ये तो बोलना चाहिए। क्योंकि दद्दा तो वही है, प्रणेता तो वही है निजी क्षेत्र के। मैं निजी क्षेत्र के खिलाफ नहीं, कुछ बुनियादी चीजें सरकार के पास रहनी चाहिए, अब बाकी सरकार कारोबार के लिए नहीं होनी चाहिए। सरकार नून तेल लकड़ी बेचेगी क्या? जो काम सरकार के करने योग्य है वो करने चाहिए। बाकी चीजों से उसको अपनी भूमिका अलग रखनी चाहिए। और यहां तो कांग्रेस ही निजी क्षेत्र की चैंपियन रही। आपकी लेफ्ट से लड़ाई इस बात पर होती थी। आप खिड़की दरवाजा खोलने पे आमादा थे, वो कह रहे थे बंद रखो तुम्हें मेरी कसम। लेकिन अंततः खिड़की और दरवाजे खुले भारत की अर्थव्यवस्था के। तो सुरजीत जैसे लोग नाराज होते थे ना आपसे, वो कहते थे ये लोग क्या कर रहे हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में कि आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा मंत्री है इनके, मनमोहन सिंह के काम उसमें, तो उन्होंने कहा अर्जुन सिंह अच्छा, बाकी सब बेकार। क्या? उन्होंने अपनी विचारधारा का आदमी चुना। खैर, मेरा मानना ये कि अब 11,440 वोल्ट के मुद्दे पर चुनाव आ गया है। क्या? जो बेहतर ग्लव्स पहनेगा, आधुनिक तकनीक वाले वैज्ञानिक
जो न चिपकने की गारंटी देंगे वही खेल पाएगा इससे। क्या करंट भारी है, आरक्षण का कितना करंट है। अगर देखिए, अगर केवल नैरेटिव ये चलता अरविंद जी कि भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी और भाजपा वाले सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे होते, उस विषय पर नहीं बोल रहे होते क्या, या उसी पे सफाई दे रहे होते कि हम नहीं करेंगे, हम कसम खाते नहीं करेंगे, तो भी भाजपा नुकसान उठा जाती, लेकिन ये मोदी हैं, वो ऐसा घुमा के लिए आए कि अब ना उगला जाए ना निगला जाए। क्या फर्रुखाबाद में नुनहिया में भी लड़ाई, खड़ियाई में भी लट्ठ चलेगा और पक्के पुल पे भी पत्थर चलेगा। क्या नहीं, ये पिछड़ा दलित मुसलमान, ये जो एकता है ना गठबंधन की, अखिलेश जी ने जो एक थ्योरी दी है, ये तभी तक है जब तक पिछड़े और दलित को ये सिक्योरिटी रहे कि हमारा आरक्षण नहीं कटेगा। क्या, और अगर भाजपा के लोगों ने उनके कान में ये फूंक दिया, प्रेम नारायण भाई मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, खांटी सफाई भी होगा ना, वो भड़क जाएगा। इनको कुछ नहीं करना, इनको कान में उसके फूंकना कि चचा तुम्हारा कट जाएगा। हम लोग दूसरों को अच्छे रहने का आशीर्वाद तभी तक देते जब तक मेरी जेब से पैसा नहीं जाए उनके अच्छे रहने के लिए। क्या अपना आरक्षण काट के भलाई कौन करेगा? ये पीडीए जो बना है एकता मंच, वो इसलिए तो उन्होंने बना कि भाई अखिलेश यादव अपना आरक्षण छोड़ के मुसलमानों को दे देंगे। नहीं, पूछिए क्या देंगे? नहीं। पूनिया साहब छोड़ेंगे आरक्षण? नहीं। नावेद नहीं छोड़ेंगे ना। अरे खड़गे जी नहीं छोड़ेंगे, बाकी छोड़ो। इसलिए मामला इस अब थोड़ा सा कैड़ा फंस गया। और भाई शायद इनको लगा हो कि बिहार में एक बार ये आरक्षण की चोट खा चुके हैं भाजपाई, माइक लगा के पूरे देश बिहार भर में घूमे कि नहीं बदलेंगे, नहीं आरक्षण खत्म करेंगे, गंगा जी की कसम, जमुना जी की कसम, सत्यनारायण बाबा की कसम, बरम बाबा की कसम, नहीं माने। लालू कम्युनिकेटर थे, उन्होंने कहा ना झूठ करे बदल देंगे। तो भाई साहब दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसलिए मोदी जी अब की उसमें ले आए मुसलमान कि अब कर लो बात। क्या भारत के राजनीतिक बड़े मंच पर यह मसला पहली बार आ रहा है कि दलित और पिछड़ों इसलिए एकजुट हो जाओ कि आपका रिजर्वेशन काट के मुसलमान को दिया जा रहा है। ऐसा साफ विषय किसी चुनाव में इससे पहले नहीं बना। इसलिए मैं नावेद की इस बात से सहमत हूं, तीसरे से 7वें चरण तक हमको वोटिंग के ट्रेंड पर नजर रखनी होगी कि देश ने इस नैरेटिव को कैसे लिया। क्योंकि पिछड़े, दलित और आदिवासी ये मिला दीजिए तो सच बात है 70% है। ये 70% की आबादी ये मोदी जी के इस नरेशन को कैसे ले रही है, ये देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जरा देखिए एक विज्ञापन, फिर आते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये वाला लेते हैं। इन्वर्टर एसी। आप गैम्बलर हो ना? गैम्बलर? जुआ खेलते हो ना? तुम जुआ खेलते हो? अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इतनी महंगी और नाजुक एसी खरीद कर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो ये जुआ नहीं हुआ तो क्या हुआ? सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपके इन्वर्टर एसी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे वी गार्ड से सुरक्षित रखिए। वी गार्ड, इंडिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर मैं देश के सामने कांग्रेस का ये पक्ष लेके नहीं आता कि कांग्रेस दलित और पिछड़ों के, आदिवासियों के हक का रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती है तो ये नाइंसाफ़ी होती। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आरंभिक टिप्पणी की, उसके बाद 10 दिन प्रतीक्षा की कि कांग्रेस सफाई दे या देश में उस पर चर्चा शुरू हो। बोले जब नहीं हुआ तो मैं बोला, लेकिन मोदी बोले हैं तो आवाज़ दूर तक गई है। अब दलित, पिछड़े,
आदिवासी वर्सेस मुसलमान, इस नरेशन में ये चुनाव उतरता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। अब तय जनता को करना है कि किसकी बात उनको ज़्यादा सच नजर आ रही है। धन्यवाद।